हाँ, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन की क्लास वर्क डीपीबी सॉल्व करना शुरू कर दिया था। उसमें पहले इसमें मेरे ख्याल से हमने 14th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसमें एक करेक्शन है, वो लिखते लिखते एक गलती हो गई थी कि क्वेश्चन नंबर 7 में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ बेसिकली वो होती है 3/2 kBT। ये होती है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT। मैंने लिखते लिखते ये एक्चुअली ये लिख दिया था ½ kBT, ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट इज़ 3/2 kBT। तो ये है करेक्ट वैल्यू एंड दैट्स वाई इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट्स इट। ये करेक्शन था क्वेश्चन नंबर 7 में, बाकी कुछ नहीं। आंसर इज़ करेक्ट, बस ये वैल्यू है, ये नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद लेट अस प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 15। हम आगे बढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कुछ इस प्रकार से, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। हालांकि कुछ ऐसा खास रिलेशन नहीं है इस चैप्टर के साथ, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिक हीट है, उन्होंने मेंशन की है, तो स्पेसिफिक हीट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसलिए ये एक क्वेश्चन दे दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। तो स्पेसिफिक हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है और अगर हम उसे हीट दे रहे हैं, सो इन दैट केस जब तक वो आइस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। यानी मान लो आपने इनफाइनाइट हीट दे दी, पर अगर आइस अभी तक मेल्ट होना शुरू है तो भी उस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। यानी इन दिस केस इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का, एंड दैट इज इन्फिनिटी। ऑप्शन है आपका बी, आंसर इज इन्फिनिटी। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप कितनी भी हीट उसे दे दो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक वो पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट बिकॉज ऑफ इट्स। हम हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली ये देखते हैं कि जब हीट एक्सचेंज करने की बात होती है, किसी गर्म सब्सटेंस को ठंडा करने की बारी आती है, सो इन दैट केस वी यूज़ वाटर एज अ कूलेंट। हम दूसरा कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ऑयल भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली मैक्सिमम जगह पे वाटर ही यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, और उसका ये फ़ायदा होता है कि वाटर जो है वो मैक्सिमम हीट एक्सट्रैक्ट कर देता है विदाउट मच वेपराइजेशन। यस, वाटर का वेपराइजेशन ज़्यादा नहीं होता, बट वाटर एक्सट्रैक्ट मच ऑफ द हीट, बहुत ज़्यादा हीट जो है उस सब्सटेंस से विड्रॉ कर लेता है और वो सब्सटेंस जल्दी से ठंडा हो जाता है। कारण उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स वाई वाटर इज़ यूज्ड एज कूलेंट। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है हाई स्पेसिफिक हीट। मेरे ख्याल से ऑप्शन है आपका सी। ठीक, तो ये इस तरह के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं आपकी सीईटी में। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड टू 20 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज 8। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी उन्होंने कहा है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी CV रादर E इज CVdT। CVdT यानी ये आपको एक डेरिवेशन याद होगा, मेयर्स रिलेशन। तो ये मेयर्स रिलेशन में हमने ये एक्सप्रेशन देखा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CVdT। तो ये था 1 मोल के लिए। हमारे पास कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स है। सो यहाँ पे हम N से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें यहाँ पे CV दिया नहीं है, हमें दिया है यहाँ पे CP।
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp हमें यहाँ पे दी गई है, तो फ्रॉम Cp वी कैन डिराइव Cv। हमें ये रिलेशन पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो दैट्स वाई Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R। Cp इज कितनी दी है 8 और R दिया है 2, सो ये आ गया 6। Cv 6 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। Cv मिल गया। अभी हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू Cv दैट इज 6 इंटू dt। dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी जो चेंज है वो है 10 का। सो 6 इंटू 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज 5। सो ये 30 इंटू 10, आपका आंसर आ रहा है 300। सो 300, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इट इज़ ऑप्शन सी। सो इसका जो आंसर आ रहा है वो है सी, दैट इज़ 300 कैलोरीज। ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कैलोरी है या जूल है, उस हिसाब से हमें कन्वर्जन भी करना पड़ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें उन्होंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा था। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी Cv dt इंटू एन, इफ़ वेयर एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स। बाकी Cp दिया था, Cp से हमने Cv डिराइव कर लिया, Cv निकाल लिया। Cv निकालने के बाद ये वैल्यू Cv की यहाँ पे पुट कर दी, बाकी सारी चीज़ें दी गई थी। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट करते हैं कब, जब वो यूनिट कन्वर्जन बीच में डाल देते हैं, यानी ऑप्शंस जूल में दे देंगे और गिवन डाटा जो है वो कैलोरी में दे देंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेशंस के मामले में थोड़ा सा टीडियस हो जाए। बाकी कंसेप्ट तो बस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 एंड क्वेश्चन 19 लिख दिया मैंने। क्वेश्चन 18 कुछ इस प्रकार से है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर इज 7.2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस एंड R इज़ 8.3 जूल। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अभी कहा था कि वो थोड़ा सा कैलकुलेशंस बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग सम यूनिट कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में वो कैलोरी में दिए हैं, यानी हमें ये R को पहले कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, देन द हीट रिक्वायर्ड इज। ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक अप हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, ये जो R है इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कैलोरी में। सो R जो है दैट इज़ 8.3 जूल है। सो 8.3 इंटू 0.239 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 1 जूल इज 0.239 कैलोरी। सो 0.239 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो यहाँ पे जो आपका R जो मिलता है हमें, सो R आई एम गेटिंग इक्वल टू 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें R मिल गया। उन्होंने गैस को जो हीट किया है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, तो हमें Cv की वैल्यू लगेगी। तो Cv की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वी नो दैट Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R। तो Cp इज 7.2 माइनस R इज़ 1.98। तो इससे जो Cv की वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज इक्वल टू 5.22। Cv मिल गया हमें। नाउ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन हीट रिक्वायर्ड यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट रिक्वायर्ड यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो। सो या फिर आप सिंपली Q भी लिख सकते हो, इट इज़ इक्वल टू Cv इंटू dt इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सो Cv जो है आपका 5.22 आ गया इंटू dt इज़ 10 एंड ये जो है वो है 5। सो ये आपको लगभग आंसर जो मिलता है दैट इज़ अराउंड, जो आंसर मुझे मिला है वो है 261। यस, 261 कैलोरी, इतना आंसर मुझे मिला है। आप एक बार इसे कंफर्म कर सकते हो। देखो मैंने क्या क्या किया मैं बता रहा हूँ। R की वैल्यू दे दी है उन्होंने जूल में, उसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टू कन्वर्ट इट इनटू कैलोरी आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 0.239।
1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरी। तो ये करने के बाद मुझे R की वैल्यू मिली 1.98, यानी 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। CV की वैल्यू मैंने निकाली। CV की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेस दी है दैट इज़ कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। सो CV की वैल्यू पहले निकाली, CP की वैल्यू दी थी, उससे हमने CV की वैल्यू निकाली। तो CV की वैल्यू इस तरह से निकली, CV इज इक्वल टू CP माइनस R। तो 7.2 माइनस 1.98 दैट इज इक्वल टू 5.22। फिर से इसका भी यूनिट है कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आ गई। नाउ हमें चाहिए हीट प्रोवाइडेड। हीट प्रोवाइडेड इज CV इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सो CV 5.22 इंटू 10 इंटू 5, ये लगभग आंसर आता है 261। ऑप्शन में 260 दिया है तो आप 260 को यहाँ पे टिक कर सकते हो। 260 यानी आपको जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है वो है C। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 1.4 इफ द वैल्यू ऑफ CV इज 20.8 देन CP इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मुझे ऑप्शंस देखने तो ऑप्शन किस में दिए हैं, यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि CP जो दिया है यहाँ पे 19 में, CV दिया है 20.8 जूल, और CP की जो वैल्यू उन्होंने पूछी है वो उन्होंने कैलोरी में पूछी है। तो जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्जन किया है वैसे यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19। सो पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CP बाय CV, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इट इज इक्वल टू 1.4। सो देयरफॉर CP इज 1.4 इंटू CV। सो 1.4, CV जो आपका दिया है वो है 20.8। सो इसके जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर मुझे मिला था वो है 29.12। अब ये जो आंसर मुझे मिलेगा वो डेफिनेटली CP के यूनिट में ही मिलेगा, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। सो इट इज़ जूल पर मोल पर केल्विन। पर उन्होंने ऑप्शन में जो दिए हैं आंसर वो कैलोरी में दिए, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो इसीलिए 29.12 इंटू 0.239 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इस तरह से। तो ये फाइनल जो कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर मुझे मिल रहा है दैट इज 6.95 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 19, यस 6.93 उनका आंसर आया है। यस, वी कैन गो फॉर दिस। ऑप्शन है उनका D। फिर से हमें यहाँ पे जूल में आंसर मिला है क्योंकि CP की वैल्यू जूल में दी है, तो सॉरी CV की वैल्यू जूल में दी है, तो CP की वैल्यू भी हमें जूल में ही मिलेगी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कैलोरी में हमने क्या किया, 0.239 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। और ये यहाँ पे आपका आंसर आपको फाइनली मिल गया। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से वर्ड्स रिड्यूस किए, मैंने डायरेक्टली सिंबल्स यूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज 0.72। स्मॉल आर का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू दी है 0.22। इफ 150 जूल ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन द प्लेट, देन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज, यानी ए दिया है, आर दिया है, और कितनी हीट ट्रांसमिट की है उन्होंने पूछा है। हमने ये देखा था रेडिएशन वाला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि देयर आर एनर्जी इज ट्रीटेड इन 3 वेज। सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज एब्सॉर्ब, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। तो कितनी ट्रांसमिट की है एनर्जी ये उन्होंने यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है, वो कुछ ऐसा है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1। तो ए एंड आर, तो ये है 0.72 प्लस 0.22 प्लस टी इज इक्वल टू 1। अगर हम देखेंगे तो ये आता है 0.94 प्लस
T is equal to 1. So T is coming out to be 0.06, 72 and 0.22, 0.74 है, एक मिनट, यहाँ पे 0.74 है, सो ये 0.74, तो ये 0.96, तो ये 0.04 हो जाएगा। तो स्मॉल टी की वैल्यू जो मिली हमें दैट इज़ 0.04, तो 0.04 ये स्मॉल टी यानी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट हीट। क्यू टी इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड एंड क्यू इज हीट total incident heat. So amount of heat transmitted QT is equal to Q into T. So Q है आपका 150 और ये है 0.04, सो ये आ जाएगा 6 जूल। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6 जूल। आई होप ये क्लियर है, और ये बहुत ही सिंपल टाइप है, सिंपल है फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। सो इसको सिंपल है, इसके लिए निगलेक्ट ना करें, इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जहाँ तक ये देख सकते हो आप कि ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचता है, सो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस प्रकार से है, आउट ऑफ 10 जूल radiant energy incident on the surface, the energy absorbed by the surface is 2 joule and reflected is 7 joule. T, अब T यानी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, सो T इज इक्वल टू कितना, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है। यहाँ पे बस मैंने कुछ जगह पे सिम्बॉल्स यूज़ किए, जैसे यहाँ पे सिम्बॉल यूज़ किए हैं, यहाँ पर भी मैंने सिम्बॉल्स ही यूज़ किए सो दैट मैं लिखना थोड़ा रिड्यूस कर सकूँ बोर्ड पे, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमें सॉल्यूशन के लिए मिलती है। ठीक है, सो 7 जूल एंड 2 जूल इतनी एनर्जी जो है उन्होंने दी है, उसमें से एब्सॉर्ब बाय द सरफेस 2 जूल और ये 7 जूल। तो हम एक काम करते हैं, कितनी एनर्जी बची वो देख लेते हैं, यानी कितनी एनर्जी ट्रांसमिट की। तो अभी देखते हैं कि ये Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, टोटल इंसिडेंट हीट इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड प्लस हीट रिफ्लेक्टेड प्लस हीट ट्रांसमिटेड। सो ये है 10 और ये है आपकी 2 प्लस 7 प्लस क्यू टी। तो क्यू टी जो मुझे मिलता है वो मिलता है 1 जूल। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू, सो 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 0.1, 0.1, यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21 का जो ऑप्शन है वो है सी, और इसका 6 जूल यानी ए ऑप्शन है 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ी सी कंसेप्ट यहाँ पे है जो हमने डिस्कस भी की थी। इफ़ एन अर्थरमैनस बॉडी एब्सॉर्ब्स 20% ऑफ इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी, 20% एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज़, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले अर्थरमैनस बॉडी, आपको याद होगा कि अर्थरमैनस बॉडी यानी ये वो बॉडी होती है विच इज़ ओपेक टू इंसिडेंट रेडिएशन। ओपेक टू इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब ये है कि इट विल नॉट अलाउ एनी हीट टू पास थ्रू इट, इसमें से कोई भी हीट आर पार नहीं जा सकती, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो 0 हो जाएगा, और इसलिए T इज इक्वल टू 0 फॉर अर्थरमैनस बॉडी। ये हमने थियोरी में डिस्कस कर लिया था। अब 20% हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है वो है 20/100 दैट इज इक्वल टू 0.2, और हमारे पास एक रिलेशन है वो है A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे T ऑलरेडी 0 नहीं इज इक्वल टू 1, यहाँ पे T ऑलरेडी 0 है,
सो A is 0.2 plus R plus 0 is equal to 1. So R is equal to 1 minus 0.2, R is equal to 0.8. कोएफिशिएंट, यस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ही उन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर मुझे मिल रहा है वो है ऑप्शन सी, यस R is 0.8. सो ये A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, और बस ये सिंपल एक रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब वर्ड्स में उन्होंने दिया है, मैंने बस सिंबल यूज़ किया है। वर्ड्स में कुछ ऐसा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज़ 0.7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 0.25। इफ़ 200 कैलोरी इज़ इंसिडेंट हीट देन हीट ट्रांसमिटेड विल बी। इसमें हम पहले एक काम कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन निकाल लेते हैं। फिर से वही यूज़ करते हैं, A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो यह 0.7 प्लस 0.25 प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये आ जाता है 0.95 प्लस टी इज इक्वल टू 1। टी इज इक्वल टू 0.05 आ गया आपका, T इज इक्वल टू 0.05 आ गया। उन्हें चाहिए हीट ट्रांसमिटेड, सो हीट ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू। T इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू, हमें चाहिए क्यू टी, सो क्यू टी इज इक्वल टू टी इंटू क्यू, दैट इज 0.05 इंटू 200। तो ये जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज अराउंड 10 कैलोरी। यस, आंसर इज 10 कैलोरी। ऑप्शन इज अगेन सी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन 23। ये टाइप रिपीट हो गया, बट जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पहले पूछे गए हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है। सो इसलिए इनको ज़रा अच्छे से ध्यान में रखें। टाइप बहुत ही सिंपल है और स्कोरिंग भी है एज वेल एज टाइम सेविंग भी है। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस प्रकार से है। टू थर्मोमीटर्स A एंड B एक्सपोज टू सनलाइट, द टिप ऑफ A इज पेंटेड ब्लैक बट दैट ऑफ B इज नॉट पेंटेड, नॉट डबल आ गया, नॉट पेंटेड। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब टिप ऑफ A यानी आपको थर्मोमीटर पता होगा, और ये वो एक पॉइंट होता है जो हम सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ब्लैक कर दिया हमने, तो ये जो सेंसिंग पॉइंट है इसको हमने ब्लैक कर दिया, किसका, ए का, और बी का हमने ब्लैक नहीं किया है। सो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी है, तो वो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। सबसे पहले दोनों थर्मामीटर, दोनों थर्मामीटर के, ये ए है और ये बी है। ए का जो टिप है वो ब्लैक कर दिया, बी का नहीं किया। दोनों थर्मामीटर एक ही जगह पे रखे, यानी इसका मतलब ये होता है कि दोनों का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो सेम है, यानी दोनों थर्मामीटर ने जो रीडिंग दिखाना चाहिए वो सेम दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, अब ए जो जिसका टिप ब्लैक कलर से पेंट किया तो इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट, सो इट विल एब्सॉर्ब मोर हीट, यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा टेम्परेचर दिखाएगा, क्योंकि हमने थियरी में देखा है कि गुड एब्सॉर्बर इज़ अ गुड एमिटर। सो एट द सेम टाइम जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन दोनों का एज वेल एज इन दोनों का विद द सराउंडिंग, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो गया तो जितनी हीट ये एब्सॉर्ब करेगा उतनी हीट ये एमिट करेगा। सो इसीलिए दोनों थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ, बट ए एज इट इज़ एब्सॉर्बिंग फास्टर, तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, यानी ए जो है आपको रीडिंग जल्दी दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू बी। बस यही एक दोनों में डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 24 में जो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है मैं बस वही पढ़ रहा हूँ, इनकरेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। टेम्परेचर ऑफ ए विल राइज फास्टर दैन बी बट फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम इन बोथ, यानी इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी डी। ये था डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 207 जूल हीट टू रेज टेम्परेचर बाय 10 केल्विन। 10 केल्विन हीट 10 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस गैस को 207 जूल इतनी हीट लग रही है।
when heated at constant pressure, yes, when heated at constant pressure. If the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by 10 K heat required, अगर यही प्रोसेस हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी करते हैं तो कितनी हीट हमें यहाँ पे लगेगी। सो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मोल ऑफ गैस है तो हम सीधा सीधा डायरेक्टली CP डिराइव कर सकते हैं। कितने डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा, 10 से। सो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी लगेगी। सो CP इज इक्वल टू टोटल हीट 207 डिवाइडेड बाय 10 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके लिए इतनी ही एनर्जी लगेगी। तो 1 केल्विन के लिए कितनी, सो इट इज सिंपल 207 बाय 10, तो ये 20.7 आ जाएगा। CP की वैल्यू मिल गई और ये 1 मोल के लिए है तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो CP की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। CV की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। CV इज इक्वल टू CP माइनस R, और R की वैल्यू यहाँ पे दी है, इट इज़ 8.3। सो इट इज़ 20.7 माइनस 8.3, ये लगभग आएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 124 जूल पर मोल पर केल्विन। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें हीट करना है और टेम्परेचर बढ़ाना है 10 केल्विन से, हमें कितनी एनर्जी लगेगी, सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 10। सो हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CV इंटू dt, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CV इंटू dt, 12.4 इंटू 10। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो है 124 जूल। तो 124 जूल, ऐसा कोई ऑप्शन है, एक मिनट, यस। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है बट क्वेश्चन सिंपल है। CP दिया है, CP डायरेक्टली नहीं दिया है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि इतनी हीट लगी 10 केल्विन के लिए, तो 1 केल्विन के लिए कितनी हीट लगी ये हमें पहले डिराइव करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स एक ही है तो कैलकुलेशंस और इजी हो गए। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते 5 मोल हैं तो इसको हमें 207 बाय 10 इंटू 5 करना पड़ता था, तो और 5 से भी इसको डिवाइड करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 मोल है इसलिए कैलकुलेशंस बहुत ईजी थे और न्यूमेरिकल ईजी है, बस कुछ वैल्यूज़ इनडायरेक्टली दी है तो उन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपके सामने लिखा है 5 ग्राम ऑफ एयर हीटेड फ्रॉम 273 टू 275 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर सिर्फ 2 केल्विन का है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर विल बी, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, CV इज़ 172 कैलोरी पर kg पर केल्विन। अब याद रहे ये बस एक सिंबल यहाँ पे उन्होंने दिया है CV, बट दिस इज़ नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि आप यूनिट देखो इट इज़ कैलोरी पर kg, यानी ये तो सिंपल आपकी स्पेसिफिक हीट होगी, which is nothing but heat required to raise the temperature by of substance of 1 kg by 1 Kelvin। तो ये नॉर्मल आपकी स्पेसिफिक हीट हो गई है। और ये दिया है, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आपको याद होगा J, ये दिया है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो अब उन्होंने पूछी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इट इज़ नथिंग बट हीट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 2 केल्विन। So we can write Q is equal to CV into mass into change in temperature, CV into mass into change in temperature। So CV दिया है आपका 172 और मास जो दिया है आपका that is 5 ग्राम में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg में। kg में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट पे ध्यान दो, इट इज़ कैलोरी पर kg, तो 5 इंटू 10⁻³ kg, और चेंज इन टेम्परेचर जो दिया है वो है 2। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है वो, अब 1 मिनट, अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं कि ऑप्शन उन्होंने जूल में दिया है और इसलिए ये कन्वर्जन फैक्टर आपको दिया है। सो ये जो आंसर हमें मिलेगा वो कैलोरीज में मिलेगा। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है दैट इज़ 7.22 जूल।
यस, द आंसर इज 7.22 जूल और ये मुझे मिलता है ऑप्शन ए। यस, आई एम गेटिंग ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 26। सिंपली कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है उस एयर को टू इंक्रीज इस टेम्परेचर बाय 2 केल्विन, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर T केल्विन रेडिएट हीट एट द रेट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर दिया है T और कितने रेट से वो हीट रेडिएट करती है, तो इसके लिए हमें स्टीफन्स लॉ पता है। स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, बस, और कुछ नहीं पूछा है उन्होंने। सो इसका जो ऑप्शन आ रहा है T⁴, यानी आंसर आ रहा है डी। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 27। बाकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में और विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।